नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कल हम क्रांतिक कोण पढ़ चुके थे। आज हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ेंगे और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के साथ क्रांतिक कोण को भी आज जानेंगे। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध भी आज ज्ञात करेंगे। तो कल ही से रिलेटेड है। जिसने कल की वीडियो ना देखी हो क्रांतिक कोण की तो वो पहले देख ले, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन उसे समझ में आएगा। तो इससे पहले कि निरपेक्ष का अपवर्तनांक यदि हम बात करें, पहले बात करें निरपेक्ष अपवर्तनांक या निरपेक्ष का अपवर्तनांक कह सकते हैं। तो निरपेक्ष का अपवर्तनांक की यदि हम बात करें तो मैं डेफिनेशन बताता हूं कि निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को हम निरपेक्ष का अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को हम निरपेक्ष का अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे वायु के सापेक्ष यदि हम निकालें तो जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। तो उसी प्रकार से यदि हम निरपेक्ष का अपवर्तनांक आपको समझ में आ चुका है, तो इसके बाद हम आपको ये बता दें कि यदि मान लीजिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल c है, निर्वात में जहाँ एयर नहीं है, फ्री स्पेस में निर्वात में प्रकाश की चाल c है और माध्यम में प्रकाश की चाल अगर v है, तब अपवर्तनांक n बराबर हम कह सकते हैं c/v। यह अपवर्तनांक और माध्यम में प्रकाश की चाल के बीच एक संबंध है। यदि निर्वात में प्रकाश की चाल c और माध्यम में प्रकाश की चाल v है, तब n बराबर c/v, जहां v माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल और c बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल। तो v माध्यम में प्रकाश की चाल है और c निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो इसके बाद हम आपको बता दें कि अब हमें देखना है क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच एक संबंध है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक के बीच संबंध। जैसा कि हम जान चुके हैं कि क्रांतिक कोण ऐसी स्थिति होती है जब आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं तो परावर्तन कोण का मान बढ़ता है। आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। जब आप अपवर्तन कोण r का मान 90° हो जाता है, तब I के मान को, आपतन कोण के मान को हम ही क्रांतिक कोण कहते हैं। जैसा पहली स्थिति में हम आपको बताएं कि यहाँ आपको पहली स्थिति में कोई अपवर्तन नहीं है। ये एक किरण है जो सघन माध्यम से, यहाँ सघन माध्यम है जिसे 1 कहेंगे, यहाँ विरल माध्यम है, यहाँ 2 कहेंगे। तो ये कोई किरण सघन से विरल में गई है। दूसरी स्थिति में यदि हम देखेंगे कि जब हम I के मान को बढ़ाते जाते हैं तो I का मान C के बराबर जब होगा जब किरण दोनों तलों को छूती हुई निकल जाती है। अपवर्तन कोण का मान जो R का मान है, ये I है, ये R है। और तीसरी स्थिति है कि जब हम यहाँ I है और यहाँ R है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि पहली स्थिति में यहाँ सघन माध्यम है, यहाँ विरल, और यहाँ सघन माध्यम है और यहाँ विरल माध्यम है। तो देखेंगे तीनों स्थितियों को हम अच्छी तरह से देखेंगे। सबसे पहले कोई किरण पहले माध्यम से आई है
और दूसरे में उसका विचलन हो गया है, अभिलंब से दूर हट गई है, कोई बात नहीं। दूसरी स्थिति में यदि हम देखते हैं कि आई के मान को हम धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, जब आई के मान को बढ़ाते जाते हैं तो जब आर का मान 90 अंश हो जाता है तब हम आई देखते हैं कितनी है। तो आई का मान जितना भी होता है उसे ही हम क्रांतिक कोण कहते हैं। और जब हम आई के मान को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाते हैं कि वह क्रांतिक कोण से ज़्यादा, मान लीजिए क्रांतिक कोण का मान 50 है, तो क्रांतिक कोण से यदि थोड़ा सा भी आगे बढ़ाएंगे या मान लीजिए 51 करते हैं तो प्रकाश दोनों तलों को अलग करते हुए तल को छूती हुई नहीं निकलेगी, वो अपने पहले माध्यम में पुनः लौट जाएगी। यदि आई का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा भी अधिक होता है तो प्रकाश की किरण पहले माध्यम में पुनः वापस चली जाएगी। तो इस प्रकाश की इस घटना को, जिससे प्रकाश अपने पहले माध्यम में वापस लौट रहा है, प्रकाश की इस घटना को ही हम पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। तो देखिए पूर्णांतरिक परावर्तन की हम जो डेफिनेशन यदि हम देखें कि क्या होती है डेफिनेशन, कि यदि हम आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाते हैं तब r बराबर 90 अंश होता है तो इस घटना को क्रांतिक कोण कहते हैं। यदि हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा भी अधिक कर दें, यदि हम आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से थोड़ा भी अधिक करें तो प्रकाश अपने पहले माध्यम में पुनः वापस लौट जाता है। इस घटना को हम पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। यदि हम क्रांतिक कोण से थोड़ा भी आई के मान को बढ़ाते हैं तो प्रकाश फिर सीधा नहीं निकलेगा, वो अपने पहले माध्यम में लौट जाएगा। इसी घटना को हम पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इनमें 3 स्थितियां हैं, तीनों स्थितियों से बताया है कि पहली स्थिति में कोई मतलब नहीं है, सघन माध्यम विरल माध्यम, आई के मान को बढ़ाया है, जब आई के मान को थोड़ा बढ़ाते जाते हैं तो आर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और एक स्थिति में जब आर 90 अंश हो जाता है तब ऐसी स्थिति में आई को क्रांतिक कोण कहते हैं। और जब हम आई के मान को क्रांतिक कोण से भी अधिक और ज़्यादा बढ़ा दें तब प्रकाश पहले माध्यम में पुनः वापस लौट जाता है, इसे हम पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके बाद हम जानेंगे क्रांतिक कोण और अपवर्तन के बीच संबंध यदि देखना है तो हम बार बार वही बात कहेंगे कि क्रांतिक कोण की स्थिति जब होती है जब अपवर्तन कोण आर का मान कितना हो, अपवर्तन कोण आर का मान कितना हो, 90 अंश हो, तब ऐसी स्थिति में आई को सी कहते हैं। तो जैसे स्नेल के नियम से हम जानेंगे, स्नेल का नियम, तो स्नेल का नियम यदि हम पढ़ चुके हैं, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर हम जानते हैं n1 जहाँ n1 जो है वो है सघन माध्यम। यहाँ मान लीजिए ये हमारी क्रांतिक कोण की स्थिति है, यहाँ पहला माध्यम n1 है, पहला माध्यम सघन माध्यम इसे 1 कहेंगे, ये फिर विरल माध्यम 2 कहेंगे। तो यदि पहले माध्यम से कोई किरण आती है और r बराबर 90 अंश हो जाता है और यहाँ I है, तब हम यहाँ रखेंगे r बराबर 90 अंश, तो साइन I बटे साइन 90 अंश बराबर हम कह सकते हैं 1n2। तो साइन I बराबर हम कह सकते हैं 1n2, तब हम कह सकते हैं कि I को क्या कहेंगे, I को कह सकते हैं C, तो साइन C, तो 1n2 बराबर हो जाएगा साइन C। इसे हम कहेंगे 1n2 का मतलब है कि सघन माध्यम के सापेक्ष, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, विरल माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 होगा। तो यदि 2n1 बराबर निकालेंगे तो 1 साइन C, 2n1 बराबर निकालेंगे मतलब वायु के सापेक्ष विरल माध्यम के सापेक्ष यदि सघन माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे तो 2n1 बराबर 1 साइन C। यही हम कहते हैं कि n बराबर 1 साइन C जो है क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध होता है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक n बराबर 1 साइन C, जहाँ C एक क्रांतिक कोण है। तो आप लोगों को समझ में आया है क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध। तो आपको मैं और आगे देखिएगा, जैसा कि हम आपको
बता चुके हैं कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। तो इसके बाद हम देखेंगे कांच और वायु के बीच जो क्रांतिक कोण का मान होता है, कांच और एवं वायु के बीच जो क्रांतिक कोण होता है वो होता है 41°49'। और यदि जल एवं वायु के बीच यदि हम क्रांतिक कोण का मान देखें, क्रांतिक कोण, अगर हम क्रांतिक कोण की बात देखें तो होता है 48°39'। जल और वायु के बीच क्रांतिक कोण का मान 48°39' होता है, और कांच और वायु के बीच क्रांतिक कोण का मान 41°49' होता है। इसके बाद हम आपको ये बता दें कि पूर्णांतरिक परावर्तन आप समझ चुके हैं कि जब हम किसी पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए यदि हम कहेंगे कि क्रांतिक कोण के मान को यदि थोड़ा सा क्रांतिक कोण की स्थिति में, सीधे क्रांतिक कोण की स्थिति में यदि आई को थोड़ा सा बढ़ाया जाए तो प्रकाश पहले माध्यम में लौटने लगता है। इस घटना को पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्णांतरिक परावर्तन के कुछ अनुप्रयोग हैं जो मैं आपको समझा दूं। जैसा ही पहला अनुप्रयोग है हीरे का अत्यधिक चमकदार दिखाई देना। हीरे का अत्यधिक चमकदार दिखाई देना। तो हीरे का अत्यधिक चमकदार दिखाई देना कि हीरा अत्यधिक इसलिए चमकता है क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी सी फलकें होती हैं जो आपस में एक दूसरे से कई सतहें मिलाती हैं, और जब कोई प्रकाश की किरण हीरे के अंदर प्रवेश करती है, हीरे की पहली सतह में प्रवेश करती है, तो उसके क्रांतिक कोण का मान थोड़ा इतना ज़्यादा हो जाता है दूसरी किरण के अपवर्तन के पश्चात कि वह पूर्णांतरिक परावर्तन की स्थिति बनती है। तो वहाँ भिन्न भिन्न छोटी छोटी फलकें होने के कारण प्रकाश एक दूसरे के साथ क्रांतिक कोण से ज़्यादा आपतन कोण बनते जाते हैं, तो उसके फलकों के बीच क्या होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन की स्थिति बनती है, और उसके हीरे के अंदर पूर्णांतरिक परावर्तन की स्थिति बनने के बाद प्रकाश आपस में एक दूसरे सतहों से टकराता रहता है, और सूक्ष्म मात्रा में ही प्रकाश बाहर निकल पाता है, और प्रकाश अंदर ही एक दूसरे के साथ पूर्णांतरिक परावर्तन की कंडीशन बनाता है। इसीलिए हीरा अत्यधिक चमकदार दिखाई पड़ता है। और यदि हम आपको दूसरी बात बताएं कि दूसरी बात यह है कि यदि कांच में पड़ी दरार का चमकदार दिखाई पड़ना। जब हम कोई भी कांच यदि चटक जाता है तो उसमें दरार पड़ जाती है, उसका अत्यधिक चमकदार दिखाई पड़ना भी एक पूर्णांतरिक परावर्तन का कारण है। उसका कारण हम यह कह सकते हैं कि जैसे ही जब कोई कांच चटक जाता है तो उसके स्पेस में वायु पहुंचती है, और जैसे ही कोई सूर्य की प्रकाश की किरण उसके अंदर प्रवेश करती है तो वह एक सतह से टकरा करके दूसरी सतह के लिए जब प्रवेश करती है तो दूसरी सतह उस पहली किरण के सापेक्ष उसमें पूर्णांतरिक परावर्तन की स्थिति बनाती है, जिससे कि जब प्रकाश एक सतह से दूसरी सतह पर जाता है तो उसके क्रांतिक कोण का मान दूसरी सतह के लिए अधिक होता है, इसलिए वहां पूर्णांतरिक परावर्तन की स्थिति बनती है। और हम कह सकते हैं कि कांच में पड़ी दरार अत्यधिक चमकदार इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि उसमें भी उनके स्पेस के बीच में एक पूर्णांतरिक परावर्तन की स्थिति बनती है, और प्रकाश पुनः अपने माध्यम में लौटने लगता है, जिससे हमें आंखों पर पूर्णांतरिक परावर्तन की स्थिति के कारण हमें दरार अत्यधिक चमकदार दिखाई देती है। हम और भी स्थितियां यदि आपको बताएं तो जैसे मान लीजिए कि परखनली का अत्यधिक चमकदार दिखाई पड़ना, साबुन के बुलबुले का चमकदार दिखाई पड़ना, ये सब पूर्णांतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। तो यदि हम आपको इसमें एक और है प्रकाशिक तंतु, जैसा कि हम देख रहे हैं प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फ्यूज, तो प्रकाशिक तंतु में यह भी एक पूर्णांतरिक परावर्तन की एक युक्ति है। तो प्रकाशिक तंतु में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास एक क्रोड होता है, एक पाइप बेलनाकार पाइप नली होती है,
जो मुड़ी हुई होती है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि प्रकाशिक सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना ही हमारा प्रकाशिक तंतु का उद्देश्य है। प्रकाशिक सिग्नल यदि हमारे पास एक है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना हमारा प्रकाशिक तंतु का काम है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारी कोई एक किरण प्रवेश कर रही है पहले माध्यम से, और यहाँ एक हमारे पास अविलंब के साथ वो अपवर्तन करती है, तो पहले क्रोड के साथ टकराती है। यहाँ क्रोड है जिसका अपवर्तनांक अधिलिपिड, यहाँ एक लेप किया गया है, अधिपटन जिसे कह सकते हैं, एक मुड़ी हुई बेलनाकार प्लेट के आगे ऊपर की तरफ एक अधिलिपिड लेप किया गया है, जिसका अपवर्तनांक क्रोड के अपवर्तनांक से कम होगा। बाहर का अपवर्तनांक मान लीजिए 1.5 है तो अंदर का अपवर्तनांक 1.7 होगा। तो पहले जब कोई किरण आती है तो तंतु से क्रोड से टकराती हुई दूसरे वहां पहुंचती है, यहाँ भी इसका मान आपतन कोण का मान अधिक होगा क्रांतिक कोण से, क्योंकि यहाँ पूर्णांतरिक परावर्तन की स्थिति बनेगी। पुनः प्रकाश पहले माध्यम के लिए लौटेगा। जैसे यहाँ भी अगर हम देखें, यहाँ मान लीजिए अवलंब है तो प्रकाश ऐसे आएगा तो वो अपवर्तित करते हुए बाहर नहीं जाएगा। अपवर्तनांक बाहर अधिक है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रकाश पहले माध्यम की ओर लौट जाएगा। और यदि फिर से हम देखेंगे कि प्रकाश इस माध्यम से आया है और यहाँ टकराने के बाद इस तरफ नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ फिर वो प्रकाश पुनः अपने माध्यम की तरफ लौट जाएगा। फिर यहाँ इसके लिए देखेंगे तो प्रकाश यहाँ से आ रहा है तो प्रकाश उसी माध्यम में पुनः वापस लौटा है जिस माध्यम से गया है। और फिर यहाँ देखेंगे यहाँ प्रकाश आया है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा, वो अंदर की तरफ अपवर्तित नहीं होता है। इस रूप से प्रकाश सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह से हम भेज सकते हैं। तो प्रकाशिक तंतु का उपयोग हम प्रकाशिक सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से प्रकाशिक सिग्नल को भेज सकते हैं। तो प्रकाशिक तंतु का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाए? जैसे विद्युत सिग्नल को हमें प्रकाशिक सिग्नल में ट्रांसफर करना है तब हम प्रकाशिक तंतु का उपयोग करेंगे। और यदि चिकित्सीय और प्रकाशीय परीक्षण के लिए भी हम प्रकाशिक तंतु का उपयोग करेंगे। प्रकाशिक तंतु से पाइप लाइन में भी इसका उपयोग किया जाता है, कई लाइट लाइनों में भी इसका उपयोग किया जाता है, अन्य जगह इसका उपयोग किया जाता है। और ये दो बातें और जरूरी बताना चाहें आपको कि सबसे पहले 1n2 इंटू 2n1 बराबर 1 होता है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक और दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक यदि हम निकालें तो 1n2 बराबर 1 होता है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक यदि हम दोनों का गुणनफल करा दें तो उसका मान 1 आता है। और दूसरी स्थिति है 1n2 इंटू 2n3 बराबर 1n3। जैसे हम कहेंगे कि मान लीजिए कि पहला माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक और दूसरे के सापेक्ष तीसरे का अपवर्तनांक का यदि गुणा करा दें तो पहले का तीसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि हम आपको आसान भाषा में समझाएं तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ये द्रव भरा हुआ है, इसमें एक कांच है, इसमें द्रव भरा हुआ है, इसमें एक कांच है। तो जैसे मान लीजिए कि एयर यहाँ है तो ए मान लीजिए, यहाँ वाटर है तो W मान लीजिए, यहाँ गिलास है तो G मान लीजिए, कांच है। तो वाटर के साथ एयर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक तो ANW, वायु के सापेक्ष कांच का वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW इंटू WNG, वायु का वाटर के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG बराबर ANG, वायु के सापेक्ष सीधा गिलास का अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि ANW इंटू WNG बराबर ANG होता है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो हम कह सकते हैं वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो इस टाइप से हमें जो फॉर्मूलों का यूज करना है। और एक ये भी सीधी सीधी बात है कि यदि वायु के सापेक्ष यदि ANG कहीं दिया गया है
तो और हमें जी एन ए निकालना है, तो जी एन ए निकालना है तो हम कह सकते हैं 1/a/n/g, क्योंकि a/n/g और g/n/a का गुणनफल भी 1 होता है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक दोनों का मल्टीप्लाई 1 होता है, तो पहले के सापेक्ष दूसरे का और दूसरे के सापेक्ष पहले का दिया है तो उन दोनों का गुणनफल 1। तो जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि वायु, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया आपके लिए कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1.33 है, तब जल के सापेक्ष वायु का बताना है, जल के सापेक्ष वायु का, तो WNA निकालना है जल के सापेक्ष वायु का, तो 1/ANW, तो फॉर्मूला का यूज करेंगे तो बराबर 1/1.33, इसकी सहायता से हम सॉल्व कर लेंगे। तो आज पहला चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है और कल से हम अगले चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में आपको जो भी चीज़ें समझ में ना आई हों तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज तक ये चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट।